टिल नाउ इन द ललिता मेरे दिमाग में ललिता के व्यवहार, जिद और उजड्डता के कारण शक के कीड़े गिजबिजाने लगे थे। मैं मन ही मन फैसला कर लिया था कि उस जगह को छोड़कर एक बार फिर इधर उधर भटकने की जिंदगी अख्तियार कर लूँ। किसी एक जगह ठहरने पर ललिता के भटक जाने या लोगों का हम पर शक हो जाने का अंदेशा था और मैं उस स्थिति को आने नहीं देना चाहता था। मैंने गाड़ी को ओवरहॉल कराया, लोगों में इस बात की चर्चा चलाई कि मुझे एक फिल्म में सलाह देने के लिए हॉलीवुड जाना पड़ रहा है। फिल्म का काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा, तब तक फिल्म की कहानी में मुझे सलाह देने के लिए मुझे वहीं हॉलीवुड में ही रहना पड़ेगा। जब मैं डॉली के स्कूल में डॉली का नाम कटवाने गया तो हेड मिस्ट्रेस ने थोड़ा ऐतराज उठाया। बच्चे की इतनी देर स्कूल से अलग रखने में उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। मैं किसी भी हालत में ललिता को अपने से अलग नहीं रख सकता। वह मेरी इकलौती बेटी है मैडम। मैं उसकी तसल्ली कराई, उसने तसल्ली कर ली और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे दिया। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि ललिता ने दूर प्रोग्राम पर न कोई आश्चर्य व्यक्त किया, न आपत्ति उठाई, बल्कि उसने जिस तरह से कहा मजा आ जाएगा। उसे यही आभास हुआ कि वह उस जगह से खुद भी उब गई थी और यात्राओं वाले प्रोग्राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे ना तो अपनी पढ़ाई छूटने का भी जरा दुख हो रहा था, ना ही उसकी सहेलियों को छोड़ने का। अब आप समझ सकते हैं कि उसके ऐसा व्यवहार को पाकर मैं सोचने पर मजबूर न हो सकता था कि मैं उस पर खामखा ही शक कर रहा था। बहरहाल प्रोग्राम बन चुका था, अब रुकने का कोई अच्छाई न थी। ललिता मुझ पर हंसती। हम लोग पुराने गाइड बुक के नक्शे पुनः निकाले, रूट तय किया। इतवार की सुबह हम लोग प्रोफेसर के उस मकान से निकले। मुख्य सड़क पर आते ही हमारी गाड़ी फर्राटे भरने लगी। हम मैदानों, खेतों, जंगलों, शहरों फलांगते हुए होटलों के ठिकानों की ओर आगे बढ़ गए। इन यात्राओं के बीच मेरे मस्तिष्क में एक बार फिर इस बात का शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा कि ललिता मुझसे छिपा कर किसी से मिलती है। एक दिन हम लोग पेट्रोल लेने और पानी भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुके। मैं गाड़ी का हुड उठाए कारीगर के साथ झुका उसे कुछ समझा रहा था कि ललिता मेरी नज़रों से ओझल हो गई। इस तरह नज़रों से ओझल हो जाने का कार्य वह अक्सर किया करती थी, मगर मुझे ऐसा कोई कारण न मिलता था कि उसे तंबीह कर सको। पेट्रोल भरवा कर जब मैंने गाड़ी को आगे के लिए 3-4 हार्न बजाया तो न जाने कहाँ से वो टपक पड़ी। उसने बताया कि वो बाथरूम गई थी, फिर सामने दुकान पर चली गई थी, लेकिन कम से कम मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं करूँगी, उसने कहा और मैंने समझा, बात खत्म हो गई। हम कस्बीन के होटल स्टेनेट में ठहरे। कस्बीन शहर आते समय ललिता की इच्छा थी कि वह अपने ननिहाल से केवल 30 मील दूर स्थित उस कस्बे को दोबारा देखना चाहेगी जहाँ उसका बचपन गुजरा था, मगर उस स्थान पिस्की में उसके किसी रिश्तेदार से मुठभेड़ हो जाने का अंदेशा था। अतः मैंने कस्बीन से दूसरी दिशा में निकलने का इरादा बनाया। अगले दिन मैंने जब घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? लड़कियों की बात है, तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। उसने मुझे बाजार जाने, खुद वहीं रहने और वापसी पर कुछ फल लाने को कहा। मैं कभी कभी पैदल चलने का शौकीन हूँ। होटल से बाजार कोई 1 मील दूर था, इसलिए मैंने मज़े से टहलते हुए पैदल ही जाने का निर्णय लिया। वापसी पर 1.5 घंटे का समय लग गया था। जिस समय मैं कमरे में पहुंचा, ललिता बिस्तर पर बैठी हुई थी। उस बिस्तर पर बैठना कोई खास बात न थी, मगर मैंने नोट किया कि मेरे जाने के बाद उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। वह टी-शर्ट और स्लैक्स पहने बेड पर अनिश्चित सी बैठी थी। मेरे अंदर आते ही उसने इस तरह से मेरी ओर देखा जैसे पूछ रही हो इतनी जल्दी कैसे आ गए। निकट पहुंचकर मैंने जाना कि उसने अभी तक स्नान नहीं किया था। उसने लिपस्टिक लगा रखी थी। मैंने उसका हाथ थामा और बाजार से खरीदारी करके लाया सामान रख दिया। मैं उसे कुछ पल तक घूरता रहा। मेरे मुंह से निकला, तुम बाहर गई थी? कहते कहते मैंने उसके सैंडलों पर निगाह जमा दी। सैंडलों पर मिट्टी जमी हुई थी। बैठी बैठी बोर हो रही थी। बाहर निकल कर मैंने देखना चाहा कि तुम लौट रहे हो या नहीं। कहते कहते उसकी नज़रें मेरे द्वारा खरीद कर लाए गए केलों पर पड़ी और वह झपट कर उन्हें खाने लगी। मुझे शक हो गया था, मगर उस शक को विश्वास में बदलने के पास मेरे पास कोई प्रमाण न था। मैं खिड़की के बाहर देखा, तभी मुझे ध्यान आया कि जब मैं लौटा था तो हमारी पड़ोसी मुझे देखकर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट मुझे अब याद आ रही थी और मेरे मन में बिजली कौंध रही थी, पर मैं पूरी तरह असमर्थता महसूस कर रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर चिटकनी चढ़ाई। अपना शक दूर करने के लिए मैंने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अपना शक दूर करने के लिए उतारने में देरी न लगी तो फाड़ फोड़ रहा था, मगर सबूत था कि मिल नहीं रहा था।
उस रात सोने से पहले मैंने अपनी 32 बोर की पिस्तौल बॉक्स निकालकर अपने ओवरकोट के जेब में डाल ली थी। हम अगली सुबह वह होटल छोड़ दिए और मुझे कुछ देर बाद इस बात का आभास हुआ कि एक लाल कार हमारा पीछा कर रही है। कस्बीन से आगे बढ़ने के बाद मैंने नोट किया था कि एक लाल रंग की गाड़ी हमारी पीछा करती रहती है। हम जहाँ भी जाते थे कार के साइड ग्लास से एक लाल रंग का धुंधला सा धब्बा झिलमिलाता रहता। लगता था जैसे कोई जासूस हमारा पीछा कर रहा है। मैंने एक दो बार डॉस देकर रास्ता बदलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। कभी कभी सोचता कि क्या ललिता के किसी रिश्तेदार ने यह जानने के लिए जासूस को पीछे लगा दिया है कि मैं ललिता के साथ क्या कर रहा हूँ। मुझे रात के समय सपने में भी वह लाल कार दिखाई देती। उस समय भी उस लाल धब्बे को देखता हुआ एक गैस स्टेशन पर रुका जब मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरा जा चुका और मैंने भुगतान करने के लिए ट्रेवलर चेक किया तो यूं ही मैंने मुड़कर देखा। मेरा दिल धक से रह गया। एक हट्टा कट्टा आदमी अपने गंजे शरीर को थोड़ा नीचे झुकाए ललिता से बातें कर रहा था। ललिता जिस तरह हवा में हाथ घुमा घुमा कर आँख नचाती हुई फटाफट बोलती जा रही थी उससे लगता था कि वो दोनों किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे। यही नहीं, उन्हें देखने वाला भी कोई भी आदमी बता सकता था कि वो दोनों पहली बार नहीं मिले हैं बल्कि बहुत दिनों से परिचित हैं। मेरे देखते ही देखते उसने सिर हिलाया और पीछे मुड़कर लाल गाड़ी की तरफ देखने लगा। मैंने ध्यान से देखा तो लगा लाल गाड़ी की ओर बढ़ता हुआ यह आदमी मेरे चचा से बहुत मिलता जुलता है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले मेरे चचा ट्रैप व इस गाड़ी वाले ड्राइवर की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। कहीं यह ट्रैप तो नहीं, मैंने सोचा। मुझे स्विट्जरलैंड गए हुए 5 साल हो गए थे और अभी से मैं उसमें तब्दीली आ सकती है। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने ललिता से पूछा, आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था? आदमी हाँ वो पूछ रहा था मेरे पास नक्शा है। उसका कहना था कि वो रास्ता भूल गया है। देखो ललिता, मैंने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो या सच, पर अपना दिमाग सही रखकर बताओ कि उससे क्या क्या बातें हुई। मुझे लगता है वह जासूस है। मैं लाल गाड़ी को बराबर अपनी गाड़ी के पीछे महसूस करता रहा हूँ। मेरी बात उसने हंसी में कहा, अगर वो आदमी सचमुच पुलिस का है तो डरने की जरूरत नहीं। अगर वह आदमी सचमुच पुलिस का है तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डरने से उसका संदेह पक्का हो जाएगा। क्या पूछा था उसने? मैंने झुंझला कर कहा। उसके पूछने से क्या होता है? तुम्हारे कहे अनुसार अगर वो आदमी जासूस या पुलिस का है तो अब तक सब कुछ आप पता चल चुका होगा। वह मुस्कुरा कर बोली। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रही है। मैंने उसे अपने स्विट्जरलैंड वाले चचा ट्रैप के बारे में बताकर शंका व्यक्त की कि मुझे लगता है कि वह मेरा चचा है, हो सकता है वह ट्रैप ही हो। उसे लापरवाही से कंधे हिलाए और सीट में धंसकर मैगजीन उठा ली। मुझे उसके हाव भाव से लगा यदि उसके मन में कहीं चोर होता तो भाव चेहरे पर झलक जाता। मैं खामखा उस पर शक कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं उस लाल गाड़ी द्वारा अपना पीछा किए जाने का आगम पाता रहा। लगभग 4 बजे जब मैं एक चौराहा पार कर रहा था तो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से मेरी गाड़ी आगे निकल गई और वह गाड़ी पीछे रह गई। उसके बाद वह नजर न आई। उसके बाद हम बेस शहर पहुंच गए। बेस में उस शाम खाना खाने और लोगों की बातचीत सुनने के बाद मैंने जाना कि शहर में एक महत्वपूर्ण नाटक होने जा रहा है। मैंने ललिता के साथ नाटक देखने का प्रोग्राम बनाया। नाटक देखने के बाद उसमें काम करने वाली अपनी पसंद की उम्र की लड़कियों को देखकर मेरा मूड बन गया था। मैं अच्छे मूड के साथ ललिता के साथ होटल कमरे की ओर बढ़ने लगा था। अपनी चिट्ठियाँ मंगवाने के लिए बिडरले के पोस्टमास्टर को बेस का पता दे दिया था। बेस पहुंचकर अगले दिन मैंने बेस के पोस्ट ऑफिस गया। मेरे कुछ खत प्रतीक्षा कर रहे थे। एक खत ललिता के नाम भी था जिसे मोना ने भेजा था। उस खत को मैंने खोलकर पढ़ा। उसने ड्रामे के बारे में लिखा था कि वह कामयाब रहा। अपने बारे में उसने लिखा था कि वह स्विट्जरलैंड जाएगी जहाँ किसी स्कूल में दाखिला लेगी। आगे भी उसने खत भेजते रहने को लिखा। खतों को लेने के लिए मैं ललिता के साथ लेकर पोस्ट ऑफिस गया था। उसे बाहर बरामदे में छोड़कर मैं अंदर आ गया था। लेकिन जब वापस उस स्थान पर पहुंचा तो वह वहाँ न थी। मैंने चारों ओर नजरें दौड़ाई, वह कहीं नजर नहीं। मैं वहाँ झाड़ू देने वाले एक सफाई कर्मचारी से ललिता का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछा, क्या तुमने उसे यहाँ खड़ा देखा? हाँ। उसने कहा वहाँ कहाँ गई? मैंने उससे दिशा की और पुनः जानकारी पाई और तेजी से आगे बढ़ गया। मैंने उसकी जोर शोर से तलाश की। जेल की कोठरी में बैठे बैठे कई रातों को जागते हुए मैंने कई बार सोचा कि ललिता उस दिन सचमुच चली क्यों न गई। मैंने उसे क्यों तलाशा, वह लौट क्यों आई थी? शायद उसे नए कपड़े सुविधाएं पसंद थी, उन्हीं के लिए और रात दिन मेरे चंगुल में फंसी रहती थी। लेकिन यह तो बाद की बात है। उस समय उसकी तलाश मोटर पार्ट्स दवाई की दुकानों न जाने कहाँ कर रहा था। अभी इतना समय न हुआ था कि बाजार की सभी दुकानें खुलती और हलचल होती। उस हलचल में वह खो सकती। अकस्मात मुझे लगा कि वह आ गई है। पलट कर देखा, वह आ गई थी। मेरे नज़दीक आकर उसने मेरी आस्तीन पर हाथ रख दिया और मुस्कुराने लगी। मुझे गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा था। गुस्से पर काबू पाते हुए
मैंने फ़ौरन उससे कुछ कुछ ना कहा, उसके साथ लिए हुए गाड़ी तक आया, दरवाज़ा खोल कर उससे उसको दिया बैठ जाओ, और चुपचाप गाड़ी पे बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ाई और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यह भी नहीं चाहता था कि मेरी बेचैनी के बारे में वह जाने और खुश हो। न जाने क्यों मैं ऐसा महसूस करने लगा था कि मुझे परेशान देखकर वह आनंदित होती है। वह आराम से सीट में धँस गई, आंखें बंद कर ली थी। वह यूँ तो खुद को पूरी तरह निश्चिंत दिखा रही थी, मगर मैं समझ रहा था कि वो अंदर ही अंदर बेचैन होगी। कुछ आगे जाकर मैंने पूछा, कहाँ चली गई थी? कहीं भी तो नहीं? कहीं तो बाजार देखने गई थी? किसके साथ? मैंने कौतूहल के साथ पूछा। बिडरले की एक सहेली मिल गई थी। कौन सी सहेली? तुम्हारी सभी सहेलियों को जानता हूँ, उसका नाम बताओ। वो मेरी क्लास फेलो नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे स्कूल की तमाम लड़कियों के नाम की पूरी लिस्ट है मेरे पास। वो हमारे स्कूल में नहीं थी, कस्बे में रहा करती थी। उसका उसका नाम है ना, बताओ, शायद मैं जानता हूँ। लेकिन मैं उसका पूरा नाम नहीं जानती। पूरा नहीं जानती तो जितना जानती हो वही बताओ। उसका और मेरा नाम एक है। उसे भी डॉली कहते हैं। डॉली कहाँ गई थी? हम लोग ड्रग स्टोर गए थे। क्या करने? कोका कोला पीने। अच्छी तरह याद कर लो, उसने कोका कोला पिया था और मैंने एक गिलास पानी। तुम्हें कुछ याद है कि तुम कहाँ गई थी? हाँ। मैंने गाड़ी एक साइड में रोकी, खुद उतर पड़ा, उसे भी नीचे उतर जाने को कहा। वह नीचे उतर आई। अभी हम ज़्यादा दूर आगे नहीं बढ़ सके हैं। पैदल ही चलना पसंद करोगी या गाड़ी को पैक करूं? किस लिए? उस दुकान पर चलकर मुझे तसल्ली कराओ। एक सेकंड ठहरी, मेरा ख्याल है कि दुकान कहीं कोने के आसपास थी। मैं उसे आगे लेकर चलने को ही था कि उसने होठ काट कर कहा, मैं नहीं जाती। बदतमीजी करने से क्या फ़ायदा? तुम तो खामखा ही परेशान कर रहे हो। अच्छा चलो। उसने कोका कोला नहीं पिया, मैंने पानी नहीं पिया। अब हम सिर्फ आपस में बातें करते हुए खिड़कियों में रखे फैशन मॉडल देख रहे थे। एक के बाद एक झूठ बोल रही हो। मैंने बाजार की लगभग सभी दुकानों पर तुम्हें देख डाला था। उस समय सभी ड्रग स्टोर बंद थे, इसलिए तुम्हारे कोका कोला और पानी पीने की बात तो झूठी थी। साथ ही फैशन शो की दुकानें बंद थी। तुम बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? सच बात क्यों नहीं बोलती? वह निरुत्तर हो गई, उसी तरह खड़ी रही। मैं करता भी गया, गाड़ी में उसे बैठने को कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वह कुछ देर बाद तटस्थ भाव से इस तरह कमी कर पकने जैसे लगी कोई बात ही न हुई हो। शहर से 3-4 मील आगे आने के बाद अपने गुस्सों को काबू पा सका। गाड़ी में ब्रेक लगाकर पलटकर ललिता को एक तमाचा जड़ दिया। कुछ क्षणों तक वह स्तब्ध मेरी ओर देखती रही, जैसे थप्पड़ का अर्थ ही न समझी हो। फिर हथेलियों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। मुझे दुख हुआ, मैं मारना नहीं चाहता था, मैं क्रूर आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी को मारने में मजा नहीं आता। ललिता को इस तरह रोते देख कर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैं धीरे धीरे उसे थपथपाना शुरू कर दिया। इस थपथपाहट के साथ मेरे साथ वो सर उठा बैठी। कुछ देर के बाद गाड़ी पेड़ों के झुरमुटों के बीच आकर खड़ी कर दी। पिछली कुछ देर बाद मैंने गाड़ी पेड़ों झुरमुटों के बीच खड़ी कर पिछली सीट पर पहुंच गया। लाल गाड़ी से पीछा होने का सिलसिला अब बंद हो गया है। इस बात को मैंने अगले 1-2 दिन में महसूस किया। पीछे दूर दूर तक निगाहें डालने पर वह कहीं नजर न आती। मैंने सोचा कि पीछा होने का मामला हमारे वहम का रहा होगा, पर यह सोच जल्दी मुझे बदलनी पड़ी। मुझे अब इस बात का एहसास हुआ कि लाल गाड़ी वाला बेहद शातिर और चालाक किस्म का इंसान है। उसने इस बात को जान लिया था कि लाल गाड़ी का रंग का मुझे संदेह हो चुका है, अतः उस रंग को बदलकर उसने विभिन्न रंग की गाड़ियों का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है। वह हर नई जगह से बढ़ने पर अपनी गाड़ी का रंग या गाड़ी बदल लेता है। अब मुझे लग रहा है कि लाल के बजाय उसे भूरे रंग प्रिय है। भूरे रंग का सेवरलेट, भूरे रंग की डॉज, भूरे रंग की सिडार, भूरे रंग की फिएट वगैरह गाड़ी हमारे पीछा करने लग रहती है। मैं उसके प्रति अब सतर्कता बरत रहा था, अतः हमारे बीच पास से कोई संदेह वाली गाड़ी गुजरती, मैं खिड़की से देखे बिना न रह पाता। उसकी छोटी मूछें, चौड़े कंधे, कमीज खुले बटन में इस पर्सनालिटी से चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को मिलाने की कोशिश में था। एक दिन हम लोग चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जरा कम स्पीड से ऊपर जा रहे थे कि मेरे पीछे से वो धुंधला धब्बा फिर उभरा। इस बार मैंने देखा नीले रंग की सिडार हमारे पीछा कर रहे थे। मैंने सोचा कि आज पीछा करने वाले को घेर लिया जाए। तभी फट फट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से समझने की चेष्टा की कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। शायद टायर पंक्चर हो गया है। ललिता ने पीछे से इस तरह मुस्कुरा कर कहा जैसे टायर पंचर ना हुआ हो, बल्कि घर में किसी पालतू बिल्ली ने बच्चे दे दिए हो। गाड़ी रोकनी पड़ी। वह हाथ बांधे उसी तरह बैठी रही। मैंने बाहर निकल कर पहिया देखा, टायर का बिल्कुल कबाड़ा निकल गया था। उसी समय मैंने पीछे देखा, पीछे करने वाली गाड़ी हमारे पीछे लगभग
50 गज पीछे रुक गई थी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उसके ओर बढ़ना आरम्भ किया। 2-4 कदम आगे चलने के बाद मैंने सोचा था कि उसके पास जाकर जैक मांगूंगा, इसी बहाने उसकी सूरत और सीरत को भी समझने का अवसर पा जाऊंगा। लेकिन दिल में रह गई। गाड़ी के बीच से गुजरा और उसी समय गाड़ी का इंजन जग उठा। मैं हड़बड़ाया। समय पर एक ट्रक मेरे और उसने महसूस किया पीछा करने वाली गाड़ी। ट्रक गुजरने के बाद मैं झुझला गया और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक गुजरने के बाद झुझला कर उसे पीछा करने वाली गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी का इंजन जगा था। मैंने देखा कि ललिता ही गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठी हुई थी और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही थी। मैं बुरी तरह घबरा उठा क्योंकि चढ़ाई और उतराई पर गाड़ी खतरनाक स्थिति में थी। ललिता को गाड़ी चलाने कोई अनुभव न था। वह गाड़ी में गिर सकती थी, खड्डे में गिरा सकती। मैं तेजी से दौड़ लगाई और उछाल मारकर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। ललिता घबराई हुई से मेरी ओर देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे के भाव को गहराई से देखने पर कोई भी समझ सकता था कि वह बन रही है। उसकी घबराहट, शरारत, षड्यंत्र की रेखाएं थी। उस समय मेरा ध्यान बट जाने के कारण पीछा करने वाली गाड़ी फर्राटे के साथ आगे निकल ले जाते हुए रफू चक्कर हो गया। मेरी झुंझलाहट की कोई इंतहा न रही, क्योंकि मैंने ऐसी स्थिति में घेर लिया था कि वह गाड़ी को बैग तो कतई नहीं ले जा सकती थी और आगे बढ़ने से पहले उसे मेरी मुलाकात अवश्य करनी पड़ती। कम से कम मैं उसे अच्छी तरह देख तो सकता था, मगर उसे ऐसा सुअवसर मिल गया था कि सरलता से गाड़ी निकाल ले गया। मैंने इस बार दोबारा गाड़ी आगे बढ़ने से पहले कपबोर्ड से पिस्तौल निकाल के जेब में रख ली। उस अवसर पर ललिता पर मैं बहुत खिसियाया, बुरा भला कहा। वह खुद को मासूम और भोली भाली दर्शाती मेरी सारी बातें सुनती रही और खुद को निर्दोष साबित करते हुए कहती रही कि उसे जरा ड्राइविंग का शौक में चालक सीट पर संभल कर देखा था कि क्या वह गाड़ी को साइड में लगा सकती है या नहीं, जबकि मैं यह सोच रहा था कि उसने जानबूझकर गाड़ी को साइड में लगाने का कार्य किया था ताकि पीछा करने वाले को सिग्नल दे सके कि वह अपनी गाड़ी को आगे लेकर निकल जाए। मेरी गाड़ी ऐसे भी बीच सड़क पर साइड में न थी, साइड लगाने की जरूरत पड़ती। अगर ऐसा होता तो वह ट्रक ही क्यों गुजर जाता। हमारा अगला पड़ाव फ्लोरिडा का होटल चैंपियन था। अभी तक वह नहीं बता पाया था कि ललिता को टेनिस खेलने का बहुत शौक था। वह टेनिस खेलती भी बहुत अच्छी थी, मगर उसका प्रेमी न होता तो उसका टेनिस कोच होता तो उसे चैंपियन बना देता। होटल चैंपियन में टेनिस कोर्ट को बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं ललिता के साथ कोर्ट पहुंच गया। हम खेल शुरू किए। 15 मिनट हुए होंगे कि लाल बालों वाला एक युवक और सामने से एक युवती हमारा खेल देखने टेनिस कोर्ट के पास आ खड़े हुए। युवक की उम्र 25 साल के आसपास होगी और युवती 20 साल की रही होगी। उन दोनों ने भी अपने हाथों में टेनिस के बल्ले पकड़ रखे थे। मैं सरसरी नज़र से उन दोनों की ओर देखा और अपने खेल में व्यस्त हो गया। अपनी जवानी में टेनिस का खिलाड़ी समझा जाता था। ललिता के साथ मैंने टेनिस खेलना मेरे लिए ऐसा ही था जैसे किसी पहलवान का किसी बच्चे के साथ कुश्ती लड़ना। लेकिन मैं खेल इसलिए खेला था क्योंकि मुझे ललिता के मुकाबले हारना अच्छा लगता था। वह जीतने के बाद खुश होकर तालियां बजाती थी तो मुझे बहुत प्रिय लगती थी। मैं चूंकि उसे प्यार करता था, अतः उसको खुश होने की हर अदाएँ मुझे प्यारी लगती थी। कहा मुझे प्यासा लग गई। मैं ललिता से खेल रोककर कहा और कोका कोला का स्टॉल की ओर बढ़ गया। मैंने टेनिस कोर्ट से बाहर कदम रखा ही था कि युवक का हाथ बढ़ाकर मेरी ओर बढ़ाया और परिचय देता हुआ बोला, मेरा नाम मीड है और यह पीच है। उसने उस युवती की ओर इशारा किया। आपने शायद इन्हें फिल्मों में देखा हो, इनकी आज ही एक फिल्म रिलीज हुई है। मैंने दोनों को बारी बारी से देखा। अभी उनका अभिवादन स्वीकार करना ही चाहता था कि पीछे से आवाज़ आई, मिस्टर हम्बर्ट। मैंने पीछे मुड़कर देखा। होटल का एक नौकर हाथ हिलाता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था। वह हाँफ रहा था। जल्दी में आया था। बोला, सर आपके नाम का अर्जेंट कॉल है। किसकी? बिडरले से कोई साहब बातचीत करना चाहते हैं। मैं लाउंज की ओर जाने के लिए ललिता की ओर बढ़ा, अपना कोट पहना और ललिता से बोला, अभी 1 मिनट में आता हूँ। टेनिस कोर्ट से निकलकर रिसेप्शन की ओर बढ़ते हुए नाना प्रकार की बातें सोचनी पड़ रही थी कि कौन फोन कर सकता है। जब तक मैं इस बात को सोचूं, मैं लाउंज में था। रिसेप्शन पर खड़े क्लर्क ने अभिवादन करते हुए मुस्कुराकर एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया। कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, मिस्टर हिम्बर्ट बिडरले स्कूल की हेड मिस्ट्रेस आपसे बात करना चाहती है। फ़ोन नंबर 28282। कृपया इसी समय फ़ोन पर बात कर लीजिए। 20 मिनट बाद जब मैं बूथ पर रहने के बाद बाहर आया तो मेरे सामने 4 बातें स्पष्ट थी। नंबर 1, 28282 बिडरले का नंबर नहीं था। नंबर 2, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस इंग्लैंड गई हुई थी। नंबर 3, बिडरले में किसी को मालूम न था कि उस समय मैं वहाँ के होटल चैंपियन में ठहरा हुआ हूँ। नंबर 4, यह फ़ोन मुझे उल्लू बनाने के लिए किया गया था। अपने निष्कर्षों की जांच के लिए मैंने क्लर्क से एक्सचेंज को फ़ोन करवाया। पूछताछ करने के बाद यही मिला कि पिछले आधे घंटे से बिडरले से होटल के नाम पर कोई फ़ोन नहीं है। इन पॉइंटों में नंबर 3 पॉइंट बहुत मजबूत, अर्थात बिडरले में रहकर किसी को क्यों कर पता चलता कि इस समय मैं होटल में ठहरा हुआ था। इस बात पर अगर मैं पहले ध्यान दे देता तो
इस शायद फ़ोन में इतना समय बर्बाद नहीं करता, मगर फ़ोन करने वाले ने मेरा वैज्ञानिक का पूरा लाभ उठा के मुझे मूर्ख बनाया था। मेरी जगह कोई भी होता तो इस फ़ोन के संदेश पर मूर्ख बन जाता, उसे इस बात की भी जानकारी होती थी कि उल्लू बन गया। मुझे इस चक्कर में 2 फ़ोन करने पड़े थे। एक तो दिए गए नंबर पर कॉल करनी पड़ी, यह जानने के लिए कि वह फ़ोन नंबर बिगड़ने का नहीं है। मैंने हेड मिस्ट्रेस को फ़ोन घुमाया। स्कूल फ़ोन करने के बाद मुझे पता चल गया हेड मिस्ट्रेस लंदन गई हुई हैं। झल्लाया हुआ मैं टेनिस कोर्ट के दोबारा मेरी नज़र लाउंज पर खेलते हुए ललिता पर पड़ी। वे लोग डबल खेल खेल रहे थे। ललिता मीड और पीच के अलावा एक चौथा आदमी ललिता के साथ खेल रहा था। यह बार बार अपने रैकेट के सिरे से ललिता को थपथपा देता था। उसका सिर गोल और कंधे चौड़े थे। उसे बहुत दूर से ही देख लिया था। वह आदमी कौन है सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसी समय उसकी ओर गेंद आई, टेनिस से छूटी और वह गेंद के पीछे भागा। फिर वह ऐसा लपता हुआ जैसे उसे देखना मेरे भ्रम रहा हो। किसी कार के इंजन जागा था और वह लापता हो गया। मैं जब टेनिस कोर्ट में पहुंचा तो ललिता मीड और पीच बिखरी हुई टेनिस की गेंद समेट रहे थे। मिस्टर मीड ये आदमी कौन था? मैं टेनिस कोर्ट में पहुंचकर मीड से प्रश्न किया। मीड और पीच इस तरह मुझे देखे, इधर उधर देखने लगे। मैंने उनसे कोई व्यर्थ का प्रश्न किया। मैं ललिता से यही सवाल दोहराने वाला था कि उसने टेनिस का बल्ला मुझे थामते हुए मेरे कोट की आस्तीन थाम कर कहा, गर्मी हो गई, आइए स्विमिंग पूल चले। मेरे सवाल के दोहराए जाने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद वह आ गया था। मीड और पीच पार्टनर बन गए थे। वो मेरे साथ खेलने के लिए खड़ा हो गया था। मैं खेलने में कोई बुराई न समझी। मैं क्या कहता, बुराई तो शायद मुझे में थी, जो कि मैं इस कदर शक्की था। कम से कम मेरे सवाल जवाब में ललिता यही कहा करती थी। वो इस बात का इशारा करती थी कि मैं शायद अपनी बढ़ती उम्र के कारण कुछ ज़्यादा ही शक्की मिजाज का हो गया हूँ। मैं बार बार अपने आप से प्रश्न करता, क्या सचमुच शक्की मिजाज का हो गया? कुछ देर के बाद स्विमिंग पूल के पास आकर हम बैठ गए। ललिता को कहीं एक से कुत्ता मिल गया। वो कुत्ते के साथ गेंद खेलने लगी। बार बार गेंद फेंकती, कुत्ता गेंद के पीछे भागता, कुत्ता गेंद मुँह में दबाकर लगाता। ललिता उसका सिर थपथपाने लगती। मैं तैरना नहीं जानता था, अतः उसकी छाव में लेटा हुआ था। मैं इस बात को पूल से थोड़ा फासले पर पेड़ों को महसूस कर रहा था कि ललिता आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। आखिर क्यों? मैं अपने आप से पूछा और इस सवाल का जवाब से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इसी समय मैंने महसूस किया स्विमिंग पूल से कुछ फासले से हटकर कोई व्यक्ति पेड़ों के पास खड़ा है। वह वहाँ खड़ा आधा शरीर ढके अपना जिस्म पोंछने का बहाना करता हुआ रह रहकर ललिता की ओर देख लेता है। ललिता जानती थी कि उसे कोई देख रहा है। पेड़ की धूप छांव से ढके हुए उस आदमी का जिस्म का रंग कहीं से सांवला और कहीं से गोरा नजर आ रहा था। ललिता अभी कुत्ते को गेंद पकड़ने के लिए भेजती है तो हंसती हुई ताली बजाकर एक क्षण के लिए उस आदमी की भी ओर देख लेती है। मेरे देखते ही देखते उसने कुत्ते को गेंद के पीछे भेजने के बजाय गेंद मारकर उसे परेशान करना आरंभ कर दिया और वह बार बार गेंद के निशाना साधती, गेंद कुत्ते के शरीर पर लगती। उसे खेल में मजा आ रहा था। ललिता कुत्ते और अजनबी को देखता हुआ मैं बिना हिले स्तब्ध खड़ा रहा। तभी उस आदमी ने शायद महसूस कर लिया कि मेरी निगाहों ने उसे चेक कर लिया और उसके हाथ से तौलिया छूटा जिसे उठाने के लिए वो झुका। मैंने साफ तौर से उसका चेहरा देखा, ध्यान दिया तो पहचान लिया, वह ट्रैप ही था। तभी ललिता हंसी, कुत्ता भौंका। ट्रैप मुड़कर तेज तेज कदमों से चलता हुआ पेड़ों के पीछे गुम हो गया। उसका तौलिया वहीं छूट गया था। ललिता चुपचाप लेट गई थी। कुत्ता दांतों में गेंद दबाए हुआ उसके पास खड़ा था। खेल दोबारा शुरू होने का अब ललिता के लिए आकर्षण न रह गया था, क्योंकि खेल देखने वाला जा चुका था। पता नहीं क्या हुआ, शायद मानसिक तनाव की अधिकता के कारण ऐसा हुआ था। मुझे जोर की उबकाई आई, सीने में दर्द होने लगा। सीने पर हाथ रखकर बिजली रोकने की चेष्टा की। बदहजमी का एक भभका उठा। मुझे 1-2 बार उल्टी आई। ललिता तेजी से उठकर मेरे पास आई, मुझे संभाला। इन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। ललिता ने करीब आई हमदर्दी जताती एक महिला से कहा था। मेरी हालत ऐसी न थी कि अपने हाथ पैर से चल कर जा सकता। होटल के 2 कर्मचारियों के सहारे मैं अपने कमरे में पहुंच गया था। मेरा अस्वस्थ हो जाना कुछ खास समस्या नहीं थी। डॉक्टरी सहायता लेने के कुछ देर बाद ही मैं ठीक हो गया। कुछ घंटे मुकम्मल आराम की सलाह दी डॉक्टर ने मुझे दी। उस आराम के बाद मैं आगे का सफ़र की तैयारी की। मेरा अगला सफ़र एल्फिंस्टन के लिए था। इस बीच ललिता अनमनी सी, शायद कुछ मेरी देर की अव्यवस्था ने उसे चिंतित कर दिया। समुद्र तट से 7,000 फुट की ऊंचाई पर हरे भरे पहाड़ों से होकर गुजरने वाला मार्ग बड़ा ही खूबसूरत और ललिता को जब इस तरह से उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया कि एल्फिंस्टन ज़्यादा देर न ठहरेंगे, कैलिफोर्निया में चले जाएंगे और व्यक्तिगत सीमा पार कर गन्नों की खाड़ियों के प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ चलेंगे। एल्फिंस्टन पहुंचकर हम जैसे मोटर कोर्ट में ठहरे। उसकी मालकिन मिसेज हेज एक मोटी ताजी हंसमुख महिला थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, आप स्विस हैं? हाँ, आपने कैसे पहचाना? मेरी बहन की शादी भी एक स्विस से है। आइए अंदर आइए, यह रही आपके कमरे की चाबी। मैंने कमरे की चाबी लेते हुए मैंने ललिता की
और देखा वो गठरी बनी हुई थी, शायद थक गई थी। मैंने सोचा कमरे के बाहर पहुंचने के बाद वो सोफे पर मुड़ी तुड़ी से बैठ गई। मेरे पूछने पर उसकी तबीयत ठीक न होने की बात कही। मैंने नहीं मन ज़्यादा सोचा नहीं, शायद रात को बचने के लिए ऐसा करे। दिन भर की थकान के बाद मैं रात को थोड़ी देर के लिए ललिता को अपनी बाहों में भरकर तरोताज़ा हो जाना चाहता था, लेकिन वह मेरा स्पर्श पाते ही छुई मुई बन गई। इसका शरीर गर्म था। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके कपड़े उतार कर मैंने उसके शरीर पर दोबारा हाथ फेरा। उसके छोटे छोटे यौवन उभारों के अग्र बिंदु कोयले की तरह धक रहे थे। मैंने समझ गया कि आज की रात कुछ न हो सकेगा। थोड़ी देर के बाद उसका शरीर कांपने लगा। मैंने उसे 2 कंबलों से लपेट दिया, लेकिन उसकी सर्दी कम न हुई। मैं घबरा कर बाहर आया और मिसेज हेज को सूचना दी। आप घबराइए नहीं मिसेज हेज। मिसेज हेज ने मुझे ढाढ़स बांधते हुए कहा, यहाँ डॉक्टर ब्लू जैसा काबिल डॉक्टर मौजूद है। वह जिस मरीज को एक बार हाथ में ले लेते हैं, मरीज चंगा। मिसेज हेज द्वारा फ़ोन करने के आधे घंटे बाद डॉक्टर ब्लू आए। उन्होंने 5-7 मिनट तक ललिता का मुआयना किया, मुस्कुराकर ललिता को हंसाने की कोशिश की और बाहर निकलते समय मुझे इशारों से बाहर चलने के लिए कहा। टाइफाइड है, उन्होंने बाहर निकलकर गंभीर स्वर में कहा। मैंने इधर उधर देखा। ललिता हमारी बात सुन रही थी, फिर पता नहीं क्यों डॉक्टर राजदराना अंदाज में बोल रहा था। शायद उसका यह स्वभाव ही था। जी, मैंने कहा। दवाई लिख दी है, सुबह तक देख लीजिएगा। कल 9 बजे फ़ोन करके मरीज का हाल बता दीजिएगा। अगर फ़र्क न पड़ी तो बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ सकता है। कहकर डॉक्टर चला गया। मिसेज हेज ने दवाई मंगवा ली। मैं डिनर लेने चला गया। डिनर ठीक ठाक था, पर ललिता के साथ न होने पर खाने का मज़ा न आया। डिनर के बाद मैं 2-3 पैग ढाले आगे और पीना चाहता था, मगर ख्याल आया ललिता तीमारदारी के लिए सारी रात जागना पड़ जाएगा, मुझे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। मैं कमरे में आ गया। मैंने देखा ललिता हौले हौले करा रही थी। ललिता मैं कमरे में आया और मैंने देखा ललिता हौले हौले करा रही थी। मैं उसके माथे पर अपना हाथ रखा। माथा सीख रहा था। मैंने नब्ज छुई। काफ़ी तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह घबराने लगी। सारी रात उठते बैठते ललिता के तीमारदारी में गुजार देने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि डॉक्टर का कहना ठीक था कि मिसेज हेज भी रात में एक दो बार आकर के ललिता का हाल पूछ गई। बड़ी परोपकारी किस्म की औरत मालूम होती है। सुबह भी वह देखने आई। मैंने उससे डॉक्टर के मशवरे की बात बताई। तय हुआ कि ललिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना ही उचित होगा। हमने ललिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वह वहाँ 9 दिन तक रही। इस बीच मुझे खाते पीते उठते बैठते यही फिक्र सताती रहती कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके नाते रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा, क्या करूँगा। उसे रोज़ प्रोजेक्ट खरीद कर ले आता। फूल खिलौना मनोरंजन के अन्य सामान उसे सिरहाने पर रखवा देता ताकि उसे अकेलापन महसूस हो। छठे दिन उसकी तबीयत जरा सुधरी। मैं 4-5 कहानियों की किताबें उसके लिए खरीद कर ले आया। मैं तभी उसके कमरे में प्रविष्ट होने ही वाला था कि उसकी नर्स बाहर आई। पिछले 2-3 दिनों में मैंने यह नोट किया था कि मेरी नामक यह नर्स मुझे पसंद नहीं करती। वह मुझे देखते ही उल्टे पांव अंदर चली गई। शायद उससे ललिता ने कह रखा था कि मैं जब आऊँ तो उसे इत्तला दे दी जाए। ललिता लेटी हुई थी, सफ़ेद चादर पर हल्की गुलाबी फ्रॉक पहने। वह थोड़ी थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। वैसे इस हालत में पहले ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कमज़ोर थी। मैं वहाँ पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा। ये सफ़ेद फूल कैसे भिजवा देते हो? उसने अपने सिरहाने पर फूलदान में पड़े फूलों की ओर देखकर मुझसे कहा। वह जब से बीमार पड़ी है तो मैंने हॉस्पिटल वालों को आदेश दे रखा था कि दिन में 3 बार उसके सिरहाने फूल बदल दे जाए। ललिता की बात सुनकर मैंने फूलदान की ओर देखा। नरगिस के पीले पीले फूल हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। फूलदान के पास एक प्लेट था जिस पर मुझे मुड़ा तुड़ा एक लिफाफा था। एक ऐसा लिफाफा है? मेरा प्रश्न सुनकर ललिता ने उधर देखकर बोली। अभी अभी मुझे अपने प्रेमी का खत पढ़कर सुना रही थी। शायद वह जल्दबाजी भी छोड़कर चली गई। मैं चुप रहा, तसल्ली कर ली। उस समय मुझे जरा भी आभास न था कि ललिता इतनी कुशलता से मुझसे झूठ बोलकर मेरे साथ षड्यंत्र कर रही है। धूप कमरे में भर आई थी। कभी कभी मैं शीशे के पार मैदान में देखता और मुझे लगता कि कोई लाल रंग की धुंधली धुंधली कार नजर आ रही है। तुम्हारे ठीक होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने इधर उधर की बातें छेड़ते हुए कहा। तुम हमारे कपड़े भेज देना। ललिता ने जैसे मेरे कथन पर ध्यान न देते हुए कहा। लेकिन हमें ज़्यादा दिनों तक तो रहना नहीं। तुम कपड़ों को क्या करोगी? मैंने पूछा। इससे तुम्हें क्या लेना? मैं अपने सारे कपड़ों मेरी को दिखाना चाहती हूँ, इससे मुझे खुशी होगी। उसने बात बनाई। मैगजीन हटाकर उसने पन्ने उलटने पलटने लगी। तभी कहीं बरामदे से घंटे बजाने की आवाज़ आई। घंटे बजे ललिता ने मैगजीन नीचे डालकर कहा, कपड़े भूरे सूटकेस में रख कर लाना। कुछ देर बाद मैं उठा और फिर आने की बात कहकर उससे जाने की इजाज़त ली। वहाँ से आकर मैंने अपने केबिन में बैठकर मैं बेतहाश शराब पीने लगा। काकीपन मुझे काटने लगा था। रात को भी ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने की वजह से मैं सुबह 11
तीखा तीखा दर्द हो रहा था सर में। मैंने एक नौकर को बुलाया, ललिता के समस्त कपड़ों को भर के हॉस्पिटल में भेज दिया, मगर ललिता को अपने ढेर सारे कपड़े नर्स को मेरे दिखा कर खुशी होने वाली थी, तो मुझे क्या परेशानी थी। मैं तो उसे जल्द से जल्द स्वस्थ मुस्कुराता देखना चाहता। दोपहर को नौकर ने आकर पूछा, ललिता का फ़ोन आया है गौर? उसने पूछा कि मैं कितने बजे आऊँगा। मैं खुद भी अस्वस्थ हो गया था। मैं कह दिया कि फ़ोन पर उससे कह दो कि मैं अगले दिन किसी समय आऊँ। फिर से शराब पीने लगे। जितनी शराब पीता तलब उतनी ही पकती जाती। लगता कुछ खाली खाली सा है, जिसे भरने के लिए सुबह शराब का सहारा लेना पड़ा। अगले दिन सुबह उठा तो वो सुबह मेरा सर और ज़्यादा भारी लगता है। दूध पूछ करने के बाद मैं काउंटर पर जाकर हॉस्पिटल से फ़ोन मिलाया तो नर्स की मीठी आवाज़ें मेरे कानों से गूंजी। नर्स से मेरी 3-4 मिनट तक बात होती रही। उसने बताया कि कल शाम 3 बजे ललिता के चाचा मिस्टर गुस्ताव हॉस्पिटल आए थे। मिस्टर गुस्ताव के पास कैडिलक गाड़ी थी और साथ में झबरे बालों कुत्ता था। उन्होंने बिल अदा करने के बाद ललिता को कैड लिखाया और चले गए। ललिता ने मेरे लिए संदेश छोड़ा है कि फ़क्र की ज़रूरत नहीं है, वो अपने चाचा अपने बाबा के यहाँ गाँव जा रहे हैं। मैं एकदम पागल सा उठा, फ़ोन पटक कर अपना संतुलन खोए हुए किस तरह कार तक पहुँचा और गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल पहुँच गया। मुझे कुछ होश न रहा, न जाने की रास्ते दुर्घटना न कर सकी मैं। मेरी मैंने ऐसी कुछ ऐसी थी, सूझ न रहा था। आंखों के सामने बस ललिता ही ललिता थी। हॉस्पिटल पहुँचकर मैंने लोगों को पूरी तरह बरस पड़ा। न जाने किस डॉक्टर को तमाचा मारने को मैंने हाथ, पता नहीं कितनी देर तक नर्स मेरे को ढूंढता रहा, लेकिन मेरी की अच्छी किस्मत अच्छी थी, वो उसमें वहाँ नहीं था, न था उसका खून कर देता। मैं साजिश में उसको भी पूरी तरह भागीदार में समझ रहा था। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने और अपशब्द कहने के बाद सबाब पर आ गया था। मेरे चारों ओर नर्सें और डॉक्टर एक हो गए थे। गाने बहसाने की कोशिश की मैं कौन से बेड का मरीज हूँ, लेकिन जब मैंने उसके सारे सवालों का जवाब गालियों से दिया तो वो गंभीर हो गया। वह गुस्से से पागल हो रहा था कि मगर यह सोच नहीं रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं ललिता को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को कह रहा था। डॉक्टरों से पीछे छुड़ाकर मैं वहाँ के चीफ स्टाफ की खोपड़ी तोड़ देने के इरादे से बढ़े आया। एक नर्स ने मुझे वो कहानियाँ की किताब लाकर दी जो मैंने ललिता को प्रेजेंट की थी। उसने मेरे सामने बढ़कर रसीद पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करने का मैं झल्लाहट से भरा उसे थप्पड़ से पूछने जा रहा था, तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। चीफ स्टाफ ने पुलिस वालों को बुला लिया था और 2 सिपाहियों के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने चुपचाप रसीद पर हस्ताक्षर कर दिया और किताब लेकर बाहर निकल गया। ललिता मेरी ज़िंदगी से चली गई। मैं अकेला रह गया। उसका कोई ना तो खत आया ना खबर आई। अंततः मैंने उसे ढूंढ निकालने का फैसला किया। ललिता को ढूंढ निकालने के लिए मेरे पास ट्रैक खुलिया मौजूद था। मुझे लग रहा था कि एक लंबे समय से वह मेरा पीछा कर रहा था, लिहाजा मैंने उसे तमाम होटलों, सरायों और मोटर कोर्टों में जाकर दोबारा चक्कर लगाने की सोची, जहाँ जहाँ मैं ठहरता हुआ आया था। ऐसे किसी होटल पर पहुँचकर मैं पिछले रजिस्टर का चेक करने का कोई न कोई बहाना तलाश लेता। मैं 5 जुलाई से 18 नवंबर तक के बीच 342 होटलों में ठहरा। 5 जुलाई से 18 नवंबर तक लगभग 342 होटलों में ठहरा। इनमें से 300 जगह मुझे रजिस्टर देखने को मिल गए। 300 रजिस्टर में से 20-25 रजिस्टर ऐसे थे जिन्हें देखने के बाद मुझे ललिता को भगा लेने वाले अपराधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र मिले। इन सूत्रों से पता चल गया कि वह काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था। उसे फ्रेंच आती थी। वह लड़कियों की तरह ही बना बना कर लिखता था और इस तरह 20-25 से ज़्यादा नाम बदलने के बावजूद उसने TW और L भी नामों में एक ही तरह से लिखे जाते हैं। हालांकि आगे चलकर मेरी यह सारी खोज व्यर्थ साबित हुई। ट्रैक नाम का कोई वजूद न था, ना ही ऐसा कोई व्यक्ति जो ललिता को लंबे समय से पीछा करता रहा। होटलों के चक्कर सब व्यर्थ और बेराबहम था। मगर यह बात तो आगे चलकर खुलेगी। उस समय तो मैं एकदम तरह रह गया था। मैं दीवाना आशिक बनकर दुनिया भर में मारा फिर रहा था, कहीं चैन आ रहा था। मुझे अजीब से सपने दिखाई देने लगते। तभी लगता मैं बीमार पड़ गया हूँ और कभी लोग मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लग रहे हैं। ऐसे समय ललिता मेरे पास वापस आई है। मैंने ललिता की निशानियाँ एक एक करके मिटानी शुरू कर दी थी। उसके बचे हुए कपड़े, लत्ते, खिलौने, अन्य सामान मैंने एक एक अनाथालय भिजवा दिए थे। जिस दिन मैंने पार्सल अनाथालय भिजवाया उस दिन ललिता का 15वां जन्मदिवस था। इन्हीं दिनों मैंने ललिता की याद में 1-2 कविताएं भी लिखी। चाहता तो छपने के लिए भेज देता और छप भी जाती, मगर मैं तो दिनों दिन टूट कर बिखर रहा था। मुझे न तो नाम चाहिए था। धीरे धीरे मेरा संपर्क समाज से टूटने लगा था। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि होटल के रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करने के लिए मुझे 5 मिनट तक अपना नाम याद करना पड़ा। मैं अंत में कैलिफोर्निया जाकर टिकने का निश्चय कर लिया। मैं वहाँ जाकर कुछ लिखने पढ़ने लगा। मेरे लेख अखबारों के नाम पते के साथ छपने लगे थे। अगर आप सोचते हैं कि ललिता के जाने के बाद मेरी आदतें बदल गई होगी तो यह गलत है। मैं जहाँ कहीं 13-14 साल की लड़की देखता उनका स्पर्श पाने के लिए आतुर रहता। इन्हीं रातों
मेरी ज़िंदगी में रीता रीता आई। रीता बड़ी मज़ेदार औरत थी। जी हाँ, औरत जिसकी उम्र ललिता से दुगनी रही होगी, उसकी और मेरी मुलाकात मंदिरालय और न्यूयॉर्क के बीच एक कैफ़े में हुई थी। वह एकाएक मेरी मेज़ पर आकर बैठ गई थी। मुझसे हाथ मिलाकर तरह तरह के सवाल पूछने लगी थी। वह समझ गई थी कि मैं टूटा हुआ इंसान हूँ। उसने मेरा हाथ अपने पंजों में लेकर पूरी तरह सहानुभूति दर्शाई और ऐसी बातें कि सहानुभूति दर्शाई और वह ऐसी सी बातें करने लगी जैसे हम कभी एक साथ पढ़ते रहे हों। थोड़ी देर बाद मैंने तीसरे डबल पैक का ऑर्डर दिया तो यूँ लगा जैसे रीता और मैं बचपन के दोस्त बेशक न रहे हों, मगर उस वक्त तो ऐसा ही लगता था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो। उसने अपने बारे में जो बताया उसके अनुसार वो कैलिफोर्निया के कस्बे से रहने वाले थे। उसका भाई कस्बे का मेयर था। रीता का चाल चलन देखकर उसके भाई ने जमा करा दी थी, जिसका ब्याज नाम बैंक में एक निश्चित रकम इस वर्ष के शर्त पर मिलता था कि वह कस्बे में जाकर उसकी बदनामी का कारण न बने। वह भी अकेलेपन में साथी की तलाश कर रही थी। मैं तो अकेला था ही। 1950 से 1952 तक मैं रीता के साथ रहा। मैंने उसे बता दिया था कि मैं खोई हुई लड़की की तलाश कर रहा हूँ। अधिक पूछताछ करने के बजाय वह मेरा साथ दे देती थी। 1952 के आखिरी महीनों में रीता जिस तरह मेरी ज़िंदगी में आई वो वैसे ही गायब हो गई, लेकिन उसके और ललिता के गायब होने में थोड़ा अंतर था। रीता के जाते ही एक सप्ताह बाद मुझे खबर मिली कि पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया है, जबकि ललिता की अभी तक कोई खबर न थी। सितंबर 1952 में मुझे 2 खत मिले। पहला खत फार्लो का था। शार्लट की मौत के बाद रेमस्टेल से निकलते समय शार्लट की संपत्ति का देखभाल का काम मैंने फार्लो के जिम्मे लाद दिया था। फार्लो ने लिखा था कि वह जल्द ही दक्षिण अमेरिका को चला जाएगा और मेरी संपत्ति के सारे कागजात शहर के वकील मुलक को दे देता जाएगा। मुलक को मैं जानता था, वह वहाँ का सम्मानित वकील था। फार्लो ने लिखा था कि वह एक जवान लड़की के साथ हनीमून मनाने हिंदुस्तान जा रहा है। खत से स्पष्ट था कि वह मुझसे नाराज है। शायद ललिता कि मुझे से अलग हो जाकर चले जाने के बाद उसे यह जानकारी थी और यह भी थी कि मैं उन दिनों एक वाहियात औरत के साथ रह रहा था। उसने खत में यह भी लिखा, शार्लट के मकान में जो लोग किराएदार के रूप में रह रहे हैं वो उसे खरीदना चाहते हैं। उसने एक मुस्कुराती हुई लड़की की फ़ोटो भी भेजा था जिसे वह हनीमून जा रहा था। फॉलो का खत खत्म करने के बाद मैंने अंगड़ाई ली। दूसरा खत खोला। उसकी लिखाई देखते ही सांपों की गत की तरह मेरे शरीर में लहू की गत तेज हो गई। वह खत ललिता का था। लिखा था, प्रिय डैडी, क्या हाल चाल है? मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी होने वाले। मेरा ख्याल है कि बच्चा क्रिसमस के आसपास होगा। यह खत मैं तुम्हें कठिनाई से लिख रही हूँ। आजकल बड़ी परेशानी है क्योंकि हमारे पास अपना कर्ज चुका कर यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई पैसा नहीं है। डिक खानों का इंजीनियर है और उसने अलास्का में नौकरी भी मिल गई है। मैं इस नौकरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। नौकरी लगते ही लगता है कि हमारे दिन फिर जाएंगे। अब शायद अभी तक मुझसे नाराज़ होंगे। मुझे एक चेक जल्दी भेज दीजिए। वैसे तो मुझे $400 की ज़रूरत है, लेकिन आप जितना भेज दे उतना ही काफ़ी होगा। मुझे खत लिखिएगा। आपके खत का मैं इंतज़ार करूँगा। डॉली, मिसेज एफ सिलर। अगले दिन मैं ललिता से मुलाकात करने के लिए गाड़ी पर सवार हुआ। वाटर टैंक। मेरा ठिकाना सा काला दोस्त जब मेरी जेब में पड़ा हुआ था। शहर से बाहर निकलकर जो ही सन्नाटे में पहुंचा तो सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी खड़ी करके मैंने पिछली सीट के एक पुराना स्वेटर निकाले। वहां पहुंचने से पहले मैं ड्रामा के सीन की तरफ पूरी तरह रिहर्सल कर लेना चाहता। स्वेटर को एक पेड़ में टांग कर मैंने निशाने लगाए। स्वेटर में 5-6 छेद हो गए। स्वेटर को दोबारा गाड़ी में फेंका। गाड़ी स्टार्ट करते समय दिमाग में बात आई, पिस्तौल का ट्रिगर जरा सख्त है, आगे चलकर इसमें थोड़ा तेल लगा दूंगा। खत 18 सितंबर 1952 को लिखा गया था और मुझे 21 सितंबर को मिला था। मैंने 22 सितंबर को रवाना हो गया था। खत कालापोंट से लिखा गया था, जो न्यूयॉर्क से लगभग 800 मील दूरी पर स्थित है, एक छोटा सा औद्योगिक कस्बा। शाम को जाकर मैंने होटल में ठहरा और सोने से पहले अगले दिन की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। होटल ललिता के कस्बे से 2.5 घंटे की दूरी पर था। सेव करने, सेंट लगाने, बालों को शैम्पू कर लेने के बाद मैंने घड़ी का अलार्म 6 बजे लगा दिया। एक शानदार सूट और एक रेशमी रुमाल और पीली कश्मीरी टाई लगाकर मैं जा रहा था। मुझे इस रूप में देखता सोचता कि मैं कोई देखता तो शादी करने जाना, हत्या करना नहीं। कैलामोंट पहुंचकर ललिता का मकान तलाश करने लगा। पत्र में ललिता ने अपने पति का पूरा नाम नहीं लिखा था। मैंने पता लगाया, हंटर रोड के इलाके में रहते थे। दरवाज़ा ललिता ने ही खोला था। मेरे दिल की धड़कन उस रूप परी को देखने के लिए बढ़ी हुई थी। उसने आंखों पर हल्की गुलाबी रंग का
फोरेम वाला चश्मा लगा रखा था, अच्छा जूड़ा बांध रखा था, कुछ लंबी हो गई थी, पेट आगे को निकला हुआ था, काफ़ी कुछ बदल गई थी, मगर थी तो मेरी ललिता ही अपने आपने उस रूप में, जहाँ वह काफ़ी कुछ बदल गई थी। वही उसका चेहरा कुछ छोटा लगने लगा था। भूरे रंग की स्लीवलेस खुली पोशाक पहने हुए थे। मुझे देखा तो चौंक पड़ी। अरे शायद उसे मेरे खत का इंतजार था। सीधा मैं चलाऊंगा ऐसी आशा न थी। तुम्हारा पति घर पर है? मैंने जेब से मुट्ठी भींचते हुए कहा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं उसे कत्ल करने आया था। नहीं, मैं उसे कैसे कत्ल कर सकता था? दरअसल उसकी वजह से ही तो मैं कत्ल करना चाहता था। उसे मैं प्यार करता था, फिर भला कत्ल कैसे कर सकता था? अंदर आ जाओ, उसने सकपकाते हुए कहा। राजे पर ही खड़ी रही। मैं बड़ी अंदर प्रवेश करते समय सतर्कता के साथ अंदर प्रवेश हुआ और किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करना चाहता। तो उसके आगे को निकलते हुए पेट उसी का पालतू कुत्ता आगने लगा। उसे बाहर रहने का दरवाज़ा उसे बंद कर दिया। मैं अंदर प्रविष्ट होकर देखा। हम जिस कमरे में खड़े थे वहाँ से किचन और पिछला दरवाज़ा सामने नजर आ रहे थे। घर के सभी दरवाजे खुले हुए थे। किसी दरवाजे पर कोई पर्दा न था। मैं कुछ देर तक यूँ खड़ा रहा। बैठ जाइए, उसने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। डिक नीचे है, उसे बुलाऊं? मुझे नहीं मालूम था कि डिक कौन है। उसने खुद ही कहना शुरू कर दिया। वह अपने पड़ोसी के लिए कुछ ठोका पीटी कर रहा है। क्या मैं उसे बुलाऊं? मैं किसी डिक से मिलने नहीं आया। मैंने कहा वह कहाँ है? कौन? वही। वो बात समझिए। देखो, अब मैं इस मामले में झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? ललिता चुप रह गई। वह पिछले कुछ वर्षों में समझदार हो गई थी। मालूम देती थी कि फिर रुक रुक कर उसने बताया। उसके और मेरे संबंधों के बारे में डिक को कुछ भी नहीं पता। वह समझता है कि मैं ललिता का पिता हूँ। अब मैं समझ गया था कि डिक उसका पति है और शादीशुदा जीवन में आकर समझदारी की है। वह मेरा रिश्ता छुपा डाला था। मैंने पूछा, डिक कौन है? उसका पूरा परिचय दो। डिक एक आदर्श पति है और कुछ नहीं। फिर वह मुझे समझाने लगी कि बीती हुई बातों को अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत गई वह बीत गया। क्या आपको पता है कि वे मम्मी के अच्छे दोस्त हैं? एक बार वे हमारे घर भी ठहरे थे। वे आपको जानते थे। उसी समय रसोई घर में दो आदमियों की बातचीत की आवाज़ आई। ललिता ने बताया कि डिक और बिल काम करने के बाद बियर तलाश कर रहे थे। फिर वे जब मेरे सामने आए तो ललिता ने परिचय करते हुए कहा, इनसे मिलो, ये मेरे डैडी है। ललिता ने इतनी ऊंची आवाज़ में डिक से मेरा परिचय कराया था कि मैं समझ गया था कि डिक कम सुनता है। बाद में मैंने उसके बारे में जो जानकारी पाई उसके अनुसार लड़ाई में भाग लेने के कारण उसके कान के पर्दे कुछ कमज़ोर हो गए और वो केवल जोर से बोलने पर ही सुन सकता था। नीली आंखें, काले बाल, 3 हाथ मिलाए बिल बियर ले गया। ललिता को बुरा लग सकता कि बिना बनी दाढ़ी हम लोगों ने नहीं चाहा था, मगर सोचा डिक का ख्याल था कि ठहरने के इरादे से आया हूँ। उसे ललिता के कान के पास मुँह ले जाकर, इन्हें कोई तकलीफ न होने देना, हम अंदर सो रहे होंगे। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने ललिता को बताया कि मैं तो सिर्फ उनसे मिलने आया हूँ। ललिता ने यह बात डिक को समझा दी। फिर ललिता और बिल दोनों उठकर अंदर चले गए। थोड़ी देर के लिए मैं और डिक अकेले रह गए। मैंने डिक की ओर देखा, उसने पड़े हुए काउच को। इस काउच पर डिक और ललिता ने सैकड़ों बार सहवास किया। सुख होगा। उसी वक्त डॉली और बिल अंदर आए। डिक उठ खड़ा हुआ। वह मेरे पास बैठने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहा था। मैं और बिल थोड़ी देर और काम करेंगे, तुम डैडी से बातचीत करो, उसने ललिता से कहा। बिल के अपने घर चले जाने के बाद मुझसे ललिता ने पूछा, सिगरेट पियोगे? नहीं। उसने अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। मैंने उसे पहली बार सिगरेट पीता देख रहा था। मुझे लगा कि शार्लेट जिंदा हो गई है। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा, तुम यह कैसे कर सकते हो? उसने अपनी कहानी आरंभ की। उसने बताया कि हॉस्पिटल से भागकर वह क्विलिटी एक फार्म पर चले गए थे। क्विलिटी शारीरिक रूप से नपुंसक था, इसलिए लड़कियों से घिरा रहना चाहता था। उसने ललिता से वायदा किया था कि वह एक फिल्म बनाएगा। उसकी हीरोइन टेनिस चैंपियन होगी। टेनिस चैंपियन का पार्ट ललिता को दिया जाएगा। वह क्विलिटी वही व्यक्ति था जिसे टेनिस कोर्ट में मैंने ललिता के पार्टनर के रूप में देखते, टेनिस खेलते और फिर नजरें चुराकर भागते देखा था। उसी क्विलिटी ने मेरी ललिता को भगा लिया था। उसे फिल्म का लालच देकर हॉस्पिटल से उसे उसका चाचा बनकर भगा ले गया था। क्विलिटी के फार्म पर जाकर ललिता ने पाया कि वहाँ क्विलिटी अकेले नहीं थी, वहाँ एक और लड़की थी, 2 मर्द थे। बूढ़ी औरत फोटोग्राफर थी। क्विलिटी टेनिस खेलने वाली चैंपियन की नहीं, बिस्तर पर लेटी पसीने पसीने होती हुई लड़कियों की फिल्में खींचता था। ललिता ने उसका इरादा जानने के बाद उसकी बातचीत मानने से इनकार कर दिया था। वह इनकार ललिता को बहुत महंगा पड़ा था। उसे क्विलिटी का यात्रा भी सहनी पड़ी थी। अगले 2 वर्षों तक ललिता को होटलों में वेट्रेस, अस्पतालों में नर्स और दफ्तर में चपरासी के रूप में काम करना पड़ा। 1951 में उसका मुलाकात डिक से हुई और वे लोग शादी करके वहाँ आ गए। उसकी दुखद
कथा सुनकर मैं खड़ा हुआ, उसे निमंत्रण किया इसकी ज़िंदगी छोड़कर मेरे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए अभी चल चले। उसने इनकार किया। मैंने उसे आगे होने वाले बच्चे को अपना बच्चा बनाने की परवरिश करने का विश्वास दिलाया, मगर वह न मानी। फिर मैंने जेब से निकाल कर लिफाफा ललिता को पकड़ा। लिफाफे में $436 का एक चेक पड़ा था। उसने लिफाफा पकड़ा, नोट गिने, चेक पकड़कर हंसकर मेरी ओर देखा। यानी तुम मुझे $4000 दे रहे हो? उसे विश्वास न हो रहा था। मैं रो पड़ा, सिसक पड़ा। मैं उसे प्यार करता था। इतने आर्थिक तंगी में उसे पाकर मुझे रोना आ गया। ललिता ने मेरा कंधा सहलाकर मुझे धैर्य बांधने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे भीतर उमड़ता तूफान और भी तेज हो गया। मैंने कहा, क्या तुम्हारे लौट आने की कोई सूरत नहीं है? नहीं। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा। वह मुझे पहुँचाने बाहर तक आई। मैंने विदा लेते हुए कहा, सुनो, अगर कभी किसी दिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, बेधड़क चली आना। मैं तुम्हें हर हाल में स्वीकार करने को तैयार, याद रहेगा ना? नहीं। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं। मैं गाड़ी चला दी। मुझे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए थे। कीर्ति का पता कुछ ललिता से मिल चुका था। मैंने उसके बारे में खुद लगाया। लेखकों की डायरेक्टरी में उसका नाम था। मैं उसका नाम पता देखकर सारा प्रोग्राम तय कर लिया था। अगले सुबह पार्किंगटन से रवाना होने के बाद मैं पिस्तौल की जांच में मुझे डर था कि कहीं उसमें जंग न लग गया हो। मैंने पिस्तौल को तेल लगाया और पुराने कारतूस निकालकर उसमें नए कारतूस भर गया। ग्रीन रोड पर क्यूरिटी का भारी भरका मकान दूर से ही दिखाई पड़ रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब न मिला। पहली बार मुझे शक हुआ कि वह कहीं चला न गया हो। मैं मुड़कर गैराज की ओर देखा तो उसकी काली कैडिलाक खड़ी थी। मैं कुछ अस्वस्थ हुआ। इस बार मैंने घंटी का प्रयोग करने के बजाय दरवाजे को खड़खड़ाना बेहतर समझा, लेकिन उसका कोई जवाब न मिला। मैंने धक्का धक्का दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने हॉल में देखा तो कोई नहीं था। मैं हॉल के पार करके कमरों की ओर बढ़ने लगा। सब कमरे खाली पड़े थे। बेडरूम देखकर लगता था कि रात उस पर कोई सोया है। लगभग 5 मिनट तक मैंने कमरों का निरीक्षण किया। हर कमरा देखा लेने के बाद जब बाहर निकला तो कमरा बंद, कार लॉक कर देता और चाबी जेब के हवाले कर लेता। कमरा देख लेने के बाद मैं बाथरूम देखने के लिए शुरू किए। मैं तीसरे बाथरूम घुसने वाला था कि उसमें एक सिक्योरिटी बाहर निकला। उसने मुझे देखा और बिना कुछ बोले चले बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। शायद उसे लगा कि मैं कोई भूत हूँ। मुझे देखकर अनदेखा कर देना चाहता था। वह ड्राइंग रूम में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ड्राइंग रूम में पहुंच कर जब वो मुड़ा तो शायद अब तक उसने निर्णय ले लिया था कि मुझसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, कौन हो तुम? कहीं तुम्हारा नाम ब्रिस्टर तो नहीं है? मैं समझ गया कि रात की खुमारी अभी टूटी नहीं है। मैं कहा, हाँ, मेरा नाम ब्रिस्टर है, लेकिन यार तुम ब्रिस्टर लगते नहीं। तो फिर ब्रिस्टर नहीं हूँ? अच्छा, तो कहीं टेलीफोन का बिल तो लेने नहीं आया? क्यों? क्या इस महीने का बिल तुमने नहीं दिया? कहाँ से दूँ यहाँ? सैकड़ों अरे गहरे नत्थु खैरे चले आते हैं। फ़ोन उठाकर नंबर घुमाना शुरू कर देते हैं, मानो मेरा टेलीफोन न हुआ बच्चों का तमाशा हो गया हो। मुझे लगा नाटक बहुत हो चुका। मैंने कहा, क्यूलिटी, तुम्हें डॉली हेज नाम की लड़की याद है? अच्छा, तुम्हें डॉली ने भेजा है, लेकिन मुझे क्या परवाह, यहाँ रोज़ लड़की आती हैं और चली जाती हैं। तुम्हें परवाह हो या न हो, पर मुझे है। मैं डॉली का पिता हूँ। बको मत। तुम तो शक्ल से ही किसी पब्लिशर के एजेंट लगते हो। कान खोलकर सुनो क्यूलिटी, वह मेरी बच्ची थी। उसने मेरी तरफ देखा। 1 मिनट के लिए उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी, फिर बुझ गई। वह बैठकर उठना चाहता था। मैंने कहा, वहीं बैठे रहो। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। छोटी सी पिस्तौल मेरी हथेली में उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, यह पिस्तौल तुमने क्यों पकड़ रखी है? मैं यहाँ एक ड्रामा करने आया हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसने हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसे कुर्सी पर ढकेल दिया। धक्का क्यों देते हो? उसने लापरवाह स्वर में कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। क्या यह ड्रामे का कोई डायलॉग है? जवाब में मैंने पिस्तौल का ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। मैं झल्ला कर दूसरी बार ट्रिगर दबाया। डम बाहर हल्की सी आवाज़ हुई, गोली निकली और कालीन में छेद हो गया। उसे धमकाते हुए कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? पिस्तौल मुझे दे दो। अपना हाथ आगे बढ़ाया। डॉली हेज को याद करने की कोशिश करो। तुम मुझे यह बताओ कि वह तुम्हें कैसे मिली थी? मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। वही डॉली है जिसे तुम भगा लाया था और चिल्लाया। तो मुझे यह इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। उसका बाप उसे इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे एक अपराधी के चंगुल से मुक्त कराया। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका था तो मैंने उसे पूछ ली, वो बैठे बैठे मरना पसंद करेगा या खड़े खड़े? यह बड़ा मज़ेदार सवाल है।
उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, पता नहीं तो यह बात मालूम है या नहीं, मैंने डॉली के साथ कुछ नहीं किया। दरअसल मैं किसी भी लड़के के साथ कुछ करने लायक ही नहीं। मैं बहुत इलाज करवा चुका हूँ। कहते कहते मेरी ओर झपटा, पिस्तौल छूटकर नीचे गिर पड़ी। हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा तगड़ा था। कुछ देर बाद वह कुर्सी पर बैठा हाँफ रहा था। देखो भाई, यह ज़िंदगी और मौत का मजाक करना अब बंद करो। मैंने अपने ड्रामों में ऐसे सैकड़ों सीन लिखे। कहते कहते खड़ा हो गया। इस बार मैं सावधान था। वह भी जानता था कि मैं चक्कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे दूसरी बार झपट्टा मारा। हम दोनों दोबारा गुत्थम गुत्था हो गए। हम दोनों की सांसें जरा ठीक हुई तो मैंने क्विलिटी से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी स्क्रिप्ट लाओ, वो सामने मेज पर रखी है, मैं तुम्हें अपना ड्रामा पढ़कर सुनाऊंगा। मैं मेज पर से एक कागजों से बड़ा एक बंडल उठा लाया। उसने 2-4 पन्ने पलटे, पढ़ना शुरू किया। लगभग 15 मिनट तक हाव भाव से पढ़ता रहा। जब खत्म कर चुका तो मेरी ओर देखा और ठंडी सांस ली और कुर्सी पर ढीला होकर पड़ गया, जैसे ड्रामा पढ़ते पढ़ते बहुत थक गया। मैंने ट्रिगर दबाया, उसकी गोली बाह में लगी। गोली उसकी बाह में गोली लगते हुए उठा और घायल बाह को हवा में उठाते ऊपर उठाए हुए कमरे की ओर बढ़ने को झपटा। कमरा बंद था। मैंने चाबी लगाकर कमरा खोला और उसके अंदर घुसने के बाद उसके पीछे हुआ। कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी में कई तरह के वाद्य यंत्र रखे हुए। तो वह जाकर एक पियानो पर बैठ गया और कई दलील धुनें निकालने की कोशिश करने लगा। मुझे उस पर दिलचस्पी न थी और मैं उसे उस पियानो की धुन सुनने में कोई रहा तो मतलब कोई इच्छा नहीं थी। अंतिम इच्छा पूरी कर ली। मैंने उसे दूसरी गोली चलाई। इस बार वो गोली लगते ही उठा और घायल बाँ हवा में ऊपर उठाए दूसरे कमरे को बढ़ने को झपट्टा मारा। कमरा बंद था। मैंने चाबी लगाकर कमरा खोला और उसके बाद घुसने के बाद मैंने उसके पीछे हुआ। कमरे में हल्की हल्की रोशनी में कई आवाज यंत्र रखे हुए थे। वह जाकर एक पियानो पर बैठ गया और कई दर्दीली धुन निकालने की कोशिश करने लगा। मुझे उसके पियानो की धुन सुनने में कोई दिलचस्पी न थी और मैं उसे छूट दे रहा था, तो इसलिए अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ली। मैंने दूसरी गोली चलाई। इस पर उसकी बाह में लगी। मैं तुम्हारी वह दोनों पापी बाहें बेकार कर दी जिससे तुमने टॉली को छुआ था कभी नहीं, और अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। भाग कर अगर जान बचा सकते हो तो बचा लो। तुम नीच पापी जवान लड़कियों के जिस्म का उनकी गंदी फिल्में बनाकर हराम की कमाई करके ऐश करने वाले नीच आदमी, तुमने मेरी डॉली को भी बहका कर इसी लाइन में लगाना चाहा था। मैं तुम्हें तड़वा तड़पा कर मारूंगा। आसान मौत तो तू ना मरेगा। वह जान बचाने के लिए भागा। वह कमरे से निकलकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। जब वह 5-7 सीढ़ी चढ़ चुका तो मैंने एक बाद एक 3 गोलियां चलाई। गोली लगने के बाद वह हौले से कराहता वह इसी तरह जख्मी हालत में बेडरूम में पहुंच गया। बिस्तर पर गिरा। मैंने उसे छाती पर निशाना लेकर और एक गोली चलाई। इस गोली को लगते ही वह एक बार सिर उठाकर मेरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन देख ना सका। उसी समय उसके मुंह से खून का एक छोटा सा बुलबुला उठकर फूलता हुआ एक छोटे गुब्बारे जितना हो गया और मेरे देखते ही देखते बेडरूम का और 4-5 क्विलिट खत्म हो गए। क्विलिट की घोषणा की दीवार पर करने लगी। उसे है वे लोग मुझे नहीं। रजा बंद कर मैं नीचे आ गया तो हॉल में 3-4 औरतें शराब पी रहे थे। मैंने आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर औरतों ने मेरी तरफ देखा और अपने साथ मैं उसकी छाती पर निशाना लेकर एक और गोली चलाई। इस गोली को लगते ही उसने एक बार सिर उठा मेरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन देख न सका। उसी समय उसका मुंह से खून का एक छोटा सा बुलबुला फूलता फूलता एक छोटे गुब्बारे के जितना हो गया और मेरे देखते ही देखते फूट गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके मैं नीचे आया तो हॉल में 3-4 औरतें और 4-5 आदमी शराब पी रहे थे। गिल्टी मर गया। मैंने आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर घोषणा की। दीवार पर औरत ने मेरी तरफ देखा और अपने साथी से बात करने लगी और उसे यकीन न हुआ कि मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता है कि वे लोग मुझे नहीं समझ रहे होंगे। मैंने क्वालिटी को मार डाला है। मैंने दोबारा चिल्ला कर कहा, बहुत अच्छा किया। एक अधेड़ औरत के प्याले में शराब डालता हुआ एक युवक बोला, यह काम तो पहले हो जाना चाहिए था। एक मोटा आदमी हंसकर बोला। मुझे लगा कि वे मेरी बात पर यकीन न करेंगे।
वे शायद मुझे नशे में समझ रहे थे। इस बात का विश्वास करने योग्य ही नहीं मान रहे होंगे कि मैं उसे मार सकता हूँ, कि जैसे एक निकम्मे आदमी को मार कर भला को अपना लाभ कर सकता है। मैं हाल से निकल कर बाहर आ गया था। इसके बाद का किस्सा तो आप लोगों ने अखबार में पढ़ ही लिया होगा। मैंने अपना वकील को आदेश दे रखा है कि वह मेरी किताब ललिता के मरने के बाद ही प्रकाशित करे। हाँ, हो सकता है धरती पर ज़्यादा दिन न रहूँ, लेकिन जब तक हूँ अलास्का पति के साथ रहने वाली ललिता के लिए मेरी दुआ है कि वह सुखी रहे। मेरी ललिता से कहना कि वह अपने पति को सदा खुश रखने, उसे धोखा न देना, और इसी में तुम्हारे बच्चे आने वाले तुम्हारे आसपास आने वाले बच्चों का भला है। मेरी आत्मा या शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे आसपास रहेगी ललिता। यहाँ आकर में कहानी समाप्त हो जाती है। So that's the very sad ending of the Lalita. The father, the second step dad of the Lalita was a very profound businessman. He was actually fond of the young girls. He used to like young girls because in their childhood period there was his friend he was very intimately involved in the romantic relationship with her in their childhood phase, but unfortunately she got died. So the pain of their death, pain of the separations is still in his mind. He got over a period of time he become the much more elder, but still the romanticization, the sexualization of the any relations of any male and female relations are stuck in their childhood period. So he used to like only young girls, and by chance he went to a town just for a tour purpose, and there he met to a woman, widow woman, whose daughter is the Lolita. He was very attracted at that time with the Lolita, and for this reason he accepted the proposal of marriage from her mother. And after some day the mother got died in an accident, and then he used to live with the Lolita, and spent lots of time with the Lolita. And there was a time when he used to travel here and there, and Lolita, I think, told about herself and about their relations to a stranger woman, a stranger man. His name is Quilty, and he told to the Lalita that he is the film director, producer, and he used to make films, and he will give work to Lalita. And Lalita, there was a time when Lalita was very ill and admitted in the hospital, and from the hospital he took the Lalita away from the hospital. And then Himbert was very angry. He started to find the Lalita but didn't get anywhere. He thought she might lost. Then after he got married, he got developed a friendship with another woman from 1950 to 1952, 2 years. And then after there was surprisingly there is one letter comes to their hand after 2-3 years later, in 1952-3, and this letter is sent by the Lolita, and she was actually in the trouble of facing some financial trouble and asked some money from his father. And after knowing their address, knowing where she lives, she went there and then asked Lalita to come with him. But Lalita denies that she is happy and she is not going to come with him. So after analyzing everything, that Lalita is now very happy, and after all she is the daughter, despite of the fact he is romantically involved with her, but at last he also respects that fact that she is the daughter of him. So by knowing the story behind how she how she flies away from the hospital,
he realized that the guy to whom he met at the hotel, the who means address him as the film producer, he was the actually culprit behind everything. He actually brought the Lalita and tries to make some bold films out of her, and after that somehow she get rid of everything and fall in love with the Dick and get married to him. And then after knowing the main culprit behind every this story is the Quility, he went to his home and sought his death. So that's it. End of the Lolita.